चलिए तो आज हम लोग कहानी शुरू करते हैं भारत के उस सम्राट के बारे में जिसने भारत की राजनीतिक स्थिति को ही बदल कर रख दिया, जिसके बारे में जितनी कहानियां हैं उसके पक्ष में उतनी ही उसके विपक्ष में और विरोध में भी कहानी चलती है। अगर अशोक को हम लोग विरोधों का मिश्रण कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अशोक को अगर हम लोग एक तरफ देखते हैं तो अशोक वो व्यक्ति है जो अपने 99 भाइयों को मार कर गद्दी बैठता है, तो एक अशोक वो भी देखते हैं जो धर्म का प्रचार करता है। कौन था तो अशोक? अशोक की कहानी के पीछे कहानी क्या है और अशोक से जुड़कर कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार स्पेशल हो या आपके एसएससी बीपीएससी रेलवे या किसी भी एग्जाम से हो, अशोक से जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे ही पूछे जाते हैं। पक्का रखो कि एकदम 1 से 2 नंबर आपको आने वाले हैं। अशोक कुछ कहानियों को सुनते हैं, क्योंकि कहानी सुन लोगे तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अशोक पुत्र था ये बिंदुसार का। अब बिंदुसार किन का बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। अशोक किन का बेटा था? हम लोग का बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, देखिए अशोक जो है बिंदुसार पुत्र, बिंदुसार के अशोक के अलावे 100 गो संतान और था। यानी अगर बिंदुसार को देखा जाए तो टोटल 101 संतान था। 101 संतान में आपको मेनली 2 संतानों का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है, एक अशोक और एक हम लोग का सुसीम। अशोक जब जन्म लेता है, रानियां तो बहुत सारी थी इनकी, बिंदुसार की रानियां क्या थी? बहुत सारी थी। अशोक जब जन्म लेता है तो इसका शरीर थोड़ा था हल्का सांवला कलर का था, श्याम वर्ण का था, शरीर रुखड़ा टाइप का था, शरीर रफ स्किन था इसका। राजा इसके रंग और त्वचा के कारण राजा इसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इसको समझते थे कि ये हीन है और हमेशा अपने दूसरे एक पुत्र जिसका नाम था सुसीम उसकी तरफदारी करते थे। अशोक काफी प्रतिभाशाली था, काफी प्रतिभाशाली था। अशोक को ये बात खटकता था कि प्रतिभा तो हमारे पास है, राजा बनना चाहिए हमको, है ना। लेकिन पिताजी तो तरफदारी कर रहे हैं सुसीम का। तो एक बार की घटना ये है, इस तरफदारी का कैसे तरफदारी कर रहे हैं इसका हम आपको उदाहरण देते हैं कि इतिहास के पन्नों से कहानी को उठाकर, कि एक बार बस दिखावा के लिए देखना चाहते थे बिंदुसार कि मेरा कौन सा पुत्र सबसे योग्य है, और सब में वो कंपटीशन कराते हैं। अशोक के पास भी खबर जाता है, अशोक जान जाता है कि थोड़ा बहुत फेवर इस सुसीम को ही करेंगे। ठीक है, सुसीम के लिए आराम से एकदम रथ उठ जाता है, सुसीम बढ़िया से जाता है। अशोक बेचारे देख रहे कि बाबूजी इसको ख्याल उयाल कर नहीं रहे हैं, बाप की ओर से काफी दुखी था। पैदल चल दिया तो चल दिया तो रास्ता में देखे बिंदुसार का एक मंत्री था जिनका नाम था राधा गुप्त। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास के पन्नों से उठाया गया इसको, राधा गुप्त। अब राधा गुप्त देखता है कि अशोक जा रहा है पैदल, अशोक को अपने साथ राधा गुप्त बैठा लेते हैं हाथी पे, और हाथी पर लेके जाते हैं अशोक को जहां पर होने वाला था राजकुमारों के बीच में कंपटीशन। और सभी राजकुमारों में 2 राजकुमार बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं जिनका नाम पुनः था अशोक और कौन? सुसीम। समझ में आया ना। लेकिन अशोक का परफॉर्मेंस अद्वितीय था। सुसीम के पास सब कुछ था लेकिन वो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस जितना अशोक करते हैं परफॉर्मेंस। सभी राजकुमारों को खाना खिलाने के लिए बढ़िया से व्यवस्था था, खाना उन्हें दिया गया जो लोग युद्ध लड़ चुके थे। अशोक के लिए खाना उनकी माँ भेजती है, माँ को भी उपेक्षित ही रखा गया था, है ना। अशोक हंडिया में खाना आता है, हंडिया में जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ पर इस घटना से हम लोग देखते हैं कि अशोक के साथ उसके पिता बिंदुसार क्या करते हैं, काफी दोहरा व्यवहार करते हैं। सुसीम को अगर हम लोग देखते हैं तो सुसीम के कोई के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, उसको हमेशा राजा बनाने के फेवर में रहते हैं। अब होता है क्या कि बिंदुसार बीमार पड़ने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। अब बिंदुसार चाहते थे कि अशोक को पहले से थोड़ा सा फंसा के रखे और अपने पास सुसीम को रखें। समझ में है ना। तो सुसीम को अपने पास रखने के लिए वो क्या करते हैं बिंदुसार
कि अशोक को भेज देते हैं अवंती प्रदेश में। अवंती यानी उज्जैन। उज्जैन में हुआ था, वहां पर विद्रोह हो चुका था। आप लोग कहानी सुने भी होंगे, आगे ऑब्जेक्टिव में सब चीज मिलेगा आपको। उज्जैन में हो चुका था विद्रोह। अब विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है किसको? अशोक को। अशोक थोड़े बहुत सैनिकों को लेकर जाते हैं, लेकिन देखता है कि सैनिक के साथ तो बैकअप में हथियार तो भेजवे नहीं किया गया है। जिसे गाड़ी से हथियार भेजना था, वो गाड़ी से तो हथियार अवे नहीं किया, पता ना, अलग हथियार लेके जाएंगे। अशोक तो बेचारा गया, देखे रास्ते में पता चला कि जो गाड़ी हथियार लेकर आते तो पिताजी भेजे नहीं है। अब बोला अशोक के पिता जी हमारे साथ कर रहे हैं छल, मरवाना चाहते हैं। जो उनका अशोक के साथ जो मेन उसके साथ सेना नायक था अशोक के साथ, वो बोला कि हम लोग लग रहा है कि बचेंगे नहीं, हथियार का है ये, थोड़ा बहुत हथियार जो हम लोग के पास है सो है, उसी को लेकर हम लोग जा रहे हैं। अशोक कहते हैं युद्ध लड़ने के लिए हथियार से ज्यादा मनोबल का जरूरत होता है, और अपने जितने भी सैनिक थे बोले कि जितने हथियार है उसी पर तुम लोग तैयार हो, छोड़ो कवच उवच का, समझ में ना, जितना हथियार है उतने पर तैयार हो। कहीं ये पुस्तकों में ये बोला जाता है, लिखा भी है बहुत सारे पुस्तकों में कि अशोक बोलते हैं कि चिंता मत करो, धरती फटेगी और हथियार उत्पन्न हो जाएगा, और धरती फटी और हथियार उत्पन्न हो गए। तो खैर विवादित बातें उतना नहीं चलेंगे, बात बस इतना है कि अशोक काफी, ठीक है, अशोक काफी हिम्मत के साथ जाते हैं और पहुंचते अवंती में। अवंती में होता है उल्टा, कोई युद्ध नहीं। जैसे सपोज जब अशोक आ रहे हैं, अशोक के लिए क्या क्या था वहां पे, फूल बिछा जाता है, लोग शहर से स्वागत करते हैं अशोक का। अशोक के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं कि जो यहाँ पर आपका अधिकारी है वो सही से काम नहीं कर रहे। अशोक सबके साथ कड़ाई से पेश आता है, और वहां पर जो विद्रोह हुआ था अशोक एकदम चुटकियों में उसको खत्म कर देते हैं। अब अशोक का जय जयकार, ने तो चिंतित हो गए, बिंदुसार तो भाई चिंतित हो गया कि अशोक जीत गया। अब यही क्षण में एक और विद्रोह होता है, जो कि होता है आपका तक्षशिला में। कहाँ होता है? तक्षशिला। मैंने बिंबिसार बीमार तक्षशिला में भेज देता है, तो अशोक तो नहीं लड़ल है, अशोक को बोला नहीं, अशोक कहेगा चुपचाप हमारे इजे रह दे, हम इजे रहेंगे, ठीक है। बिंबिसार को, सॉरी, बिंबिसार भेजता सुसीम को तक्षशिला में, तक्षशिला जाओ तुम जीत के आओ, दिखाओ कि हम बरियार हैं। ऐसे तक्षशिला में एक बार अशोक भी गए थे, अशोक भी वहां से जीत के आए थे। तक्षशिला में जाते हैं और तक्षशिला में जाकर सुसीम फंस जाते हैं, मैटर जल्दी सॉल्व नहीं होता है। इन्हें तबीयत खराब हो गया बिंबिसार के, कहानी सुने एकदम डिटेल्ड एकदम। बिंबिसार का तबीयत खराब हो गया, और बिंबिसार का अब मरम की तब मरम, अपना प्रधानमंत्री बुलाया। प्रधानमंत्री के नाम था, उसका क्या नाम था? तो राधाकांत। राधाकांत को बुला के कहता है कि राधाकांत काम करो, जल्दी सुसीम के पास पत्र भेजो, बुलाओ, हम मरने वाले, उसका राज्याभिषेक कराओ यहाँ पे। राधाकांत कहता है, राधाकांत का वर्णन करके ये मिलता है कि राधाकांत चाणक्य का पोता था। राधाकांत कहता है कि अच्छा तू सुसीम को बनाना चाहता है, हम अशोक को राजा बनाना चाहते हैं। अब राधाकांत को काहे खुन्नस था? बेकार पीछे तुम क्वेश्चन हम तो यही पूछोगे कि राधाकांत को क्या खुन्नस था, है ना। राधा गुप्त को, सॉरी राधा गुप्त को, कांत नहीं गुप्त, राधा गुप्त को क्या खुन्नस था कि वो सुसीम को ना बना अशोक को बनाना चाहता था राजा, है ना। तो कारण ही तक एक बार सुसीम ना उसके पीठ पर हाथ फेर दिया था, क्या कर, राधाकांत के, ठीक है, राधा गुप्त के। तो पीठ पर हाथ में तो बोला कि बताओ तो तू छोटा लड़का हो के हमारा नाती पोता नहीं है, तू हमारा पीठ पर हाथ फेरेगा रे, ये प्लान दिया जाए कि ना तोरा हमार, है ना। वो बड़ा गया, पंडित था, घोपड़ी खराब हो गया, बोला कि जेक बाबा तेरा कैसे, पंडित से ना लड़ना चाहिए बाबू, जान लो, पंडित ऐसा जगह लड़वाएगा कि तू सोच नहीं पाएगा। एक इतिहास गवाह है हमेशा, चाणक्य भी ऐसा बर्बाद किया कि देख रहा है पूरा हिस्ट्री, राधाकांत भी बर्बाद कर दिया। पंडित से पंगा नहीं, खाली पीठ पर हाथ फेरता, बोले कि तोरा का तो हम बर्बाद करेंगे। और लेटर भेजना था सुसीम के पास, और लेटर किसको भेज देता है? अशोक के पास। क्या ये तू सुसीम को लेटर नहीं भेजता है, अशोक आता है, समझना ना। अशोक आ जाता है, देखता है उठ के बिंबिसार की, लगता है कि मेरा बेटा सुसीम आया, कहे कि घंटा सुसीम आया, हाँ मैं बाबू हटो। वहां पर अपना मुकुट पहनता है और अपना राज्याभिषेक कर लेते हैं। इस दुख में बिंबिसार मर जाते हैं, सॉरी कौन थे, बिंबिसार था ना, मर जाते हैं। बिंदुसार अलग है ना, बिंदु सिंह है ना हम लोग का, और ये हम लोग का
बिंदुसार, बिंदुसार बोल के बिंबिसार मतलब बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार क्या होता है, हम लोग के मर जाते हैं। कहानी सुनिए आप लोग, मर जाते हैं। बहुत जगह कहानी ये देता है, बहुत सारे बुक्स में ये दिया है, लुसेंट टूसन में बहुत सारी किताबें जो अच्छी अच्छी बुक है उनमें भी ये दिया है कि जो मरते हैं हमारे बिंदुसार, उस समय जब बिंदुसार मरते हैं उस समय अशोक कहाँ पर थे? उज्जैन में। गलत बात है, उस वक्त उज्जैन से चल दिया था और आ पहुंचा था। सुशील पकड़ा अटका था तक्षशिला में। सुशील तक्षशिला में पहुंचाएगा, पता चले कि भैया था पर राज्याभिषेक करके पूरी तैयारी कर लिया, मुकुट कह रहा है कि हम ही पहनेंगे, और भागता होने से सुशील। अब मैंने से राधा गुप्त को पता चल जाता है कि तो भैया आ रहा है। राधा गुप्त कहता है कि चिंता मत करो अशोक, हम तो रखाते हैं पंडित का खोपड़ी, टेंशन मत कर, पूरा युद्ध अपन रहे तो चलवा करा के। कह रहा है कि चारों गेट है, गेट को पहले काटा खोदो, एक गेट पर हम रहेंगे, एक गेट पर तुम रहो। बोला कि हम वह गेट पर रहेंगे जो गेट पर गड्ढा खोदा गया। कहा कि बात तो फिक्स है कि जिस गेट पर गड्ढा खोदा गया है उसी गेट पर वो आएगा मेरा भाई सुशील। बोला कि अगर फिक्स हम बताते गारंटी, क्या है कि वो गेट पर तो हम पुतला रखेंगे हाथी पर चढ़ा के, तो पुतला रखेंगे तो मारने तोरे के आ रहा है, पुतलवा देख के पक्का ही हुए गेट पर आएगा। चाल चल दिया, पंडित खोपड़ी, खेला शुरू। मिर्जापुर पंडित का देख रहा है पूरा खेला, पूरा मिर्जापुर हो गया। अब पंडित तो पूरा खेला पंचायत में हो गया, दे थापी पूरा शुरू कर दिया है ना। सचिवो जी हुए थे। तो बाबू कहानी शुरू है। अब आता है उधर से सुशीम, और सुशीम को गाड्डा खोद के और मैं आग का पूरा कोयला भरल था उसमें पूरा, और जैसे आता है मारने के लिए, हाँ होने से घोड़ा से पूरा सीधे अग्निकुंड में गिर जाता है। सुशीम मर गया, मार दिया सुशीम को। और सुशीम को मारने के बाद अपना एक कोई भाई को छोड़ के अशोक बाकी जितने भाई थे सबको मार देता है। बहुत सारे ग्रंथों में देता है, बहुत सारे ग्रंथों में होता है कि नहीं मारा है, ठीक है, मार देता है। और यहाँ तक बोलते हैं बहुत सारी किताबों में, क्योंकि देखो इतिहास की जो किताब शुरुआत की तो वो परफेक्ट ज्ञान नहीं देता है। कुछ राजा का बड़ाई करता है, बहुत ज्यादा कोई बुराई करता है, जो जैसा देखा वैसा बोला। एनसीईआरटी थोड़ा था उधर, अरे एनसीईआरटी में भी बहुत सारा चीज तो बड़ा करा के बोलता है ना। न्यूज आज चल के न्यूज में देख लीजिए, मोदी जी तो खूब बड़ाई चल रहा है, कमी कोई नहीं दिखा रहा है मोदी का, बड़ाई खाली चल रहा है। कमी होता है भाई, बेरोजगारी पे कोई बात कर ले 2 घंटा हम बतिया लेंगे। तो बात ये होता है वहां पे, उसके बाद मारता है और अपना राज्याभिषेक ये कर लेता है और बन जाता है मगध का राजा, ठीक है। और इस तरह अशोक का शासनकाल चलता है। अब चलेंगे अशोक के बारे में, हम लोग कुछ कहानी देखते हैं। कहानी सुन लिया, और भी कहानियां बहुत सारी अशोक के बारे में। चंडघोष काहे बोला है, चंडघोष काहे बोला गया था, बहुत सारे नामों के जिक्र करेंगे, नामों के साथ कहानी आपको बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अशोक जिसे उसका अभिलेखों में देवनाम प्रिय बोला गया है। मैंने देवनाम प्रिय से ये पता चलता है वो देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय ऐसे मिलता है, कहीं प्रिय कहीं प्रिय दोनों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का इस बात का कहीं वर्णन मिलता है कि अशोक जो था हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था और हिंदू धर्म को मानता था ये, ठीक है। शुरुआत में देवानाम प्रियदर्शी है ना, उसके बाद इसको देवानाम प्रियदर्शी, देवों की तरह सुंदर दिखने वाला है ना, देवानाम प्रियदर्शी में ये होगा हम लोग का ना, प्रियदर्शी है ना, प्रियदर्शी, ठीक है। और अपने आप को मानता था कि मैं देवों की तरह सुंदर हूँ। अपन बड़ाई करे में कुछ लग रहा है, राजा है, राजा का 4 को चपलूस है, राजा का तो बड़ाई करवे करेगा, है ना। राजा था। पुराणों में अश्ववर्धन कहा गया है। बिंदुसार के निधन के पश्चात 273 ईस्वी में मौर्य वंश का तीसरा शासक बना था कौन? अशोक। तो सबसे पहले का चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के बाद अशोक बनता है। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। भाई था कि नहीं था तो हम बताएंगे, किताब में गुणगान कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जितना बढ़िया था ना उतना बढ़िया नहीं था। अब एक पीछे कारण बताएंगे कहा इसको महानतम कहा जाता है। हम तो मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा कुछ है, वो पूरा बना के दिया तुमको चंद्रगुप्त मौर्य वंश का महानतम शासक। अब कैसे कह सकते हो अशोक को, है ना। पूरा अगर वहां पर जो प्लेटफॉर्म सेट किया पूरा चंद्रगुप्त मौर्य किया, 0 से लेकर पूरा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जीता, है ना। आगे बढ़ते हैं।
शिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने ना 99 भाइयों की हत्या की थी। तुरंत बताया था आप लोग कहानी में कि 99 भाइयों की हत्या की थी। किसका वर्णन शिहली अनुश्रुति में। अनुश्रुति मैंने सुना हुआ बात, यह कह रहा है कि अनुश्रुति हम सुने हैं, लिखे अपने मन से ना लिखे हैं, सुने हैं कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी, लिखल है में। अरे देखल है ना है, बोल दिया शिहली अनुश्रुति। सम्राट बनने से पूर्व अशोक पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर चुका था। वह अवंती और तक्षशिला और अवंती मैंने उज्जैन के प्रशासनिक शासक कुमार रह चुका था। अभी बताया आप लोग को, तक्षशिला में बहुत पहले गया था, तक्षशिला के बाद फिर आया, फिर इसको भेजा गया था अवंती उज्जैन में, जिसे कहानी बताए थे। और तक्षशिला में जब दोबारा विद्रोह होता है तो दोबारा सुशील को भेजा जाता है ना। ये जब जा रहा है तब जीत किया जा रहा है, और सुशील को जब भेजा जाता है तो फंस जा रहे हो ना। अशोक में भाई दम तो था, है ना। तुम मुझे प्यार कर सकते हो, तुम मुझे नफरत कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। यह बात अशोक पर था। अशोक के जीवन से जो सबसे बड़ी घटना थी, अशोक जब राजा बनते हैं तो कहा जाता है कि अशोक की जो गद्दी थी वो गेम्स ऑफ थ्रोन की तरह थी, एकदम खून से लबालब, खून से लबालब उसकी गद्दी थी। यानी कई हत्या करके वो अपने गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। और अगर अशोक का अगर सही से बायोपिक बनाया जाए बॉलीवुड स्टाइल में ना, तो जो गेम्स ऑफ थ्रोन सब बनाए ना, ससुरा सरवा जाएगा ये सब, है ना। खतरनाक कहानी अशोक का एकदम, है ना। आगे बढ़ते हैं तो अशोक जो आता है शुरुआत में तो काफी उग्र रहता है। इसको चंड घोष भी कहीं कहीं अशोक को बोला गया है। अशोक को कहीं कहीं चंड घोष का भी उपाधि दिया गया। चंड माने प्रचंड है, जो क्रोधित है, जो तुरंत संहार पर उतर आता है, उसी का नाम है क्या, चंड घोष। एक कहानी तो यह भी मिलती है अशोक के साथ कि अशोक के हरम में बहुत सारी स्त्रियां थी, करीब 1000+ स्त्रियां रखा था अपने हरम में, अपने वैश्य खाना में, अपने भोग विलास में पूरा विरुक्त रहता था। इसका चेहरा जो चमड़ा था वो बताया शुरू में आपको, ये काफी रुखड़ा था इसका चमड़ा, है ना। अशोक का शरीर उतना सॉफ्ट नहीं था राजकुमार की तरफ। एगो उसी में गणिका थी, वो नाक मुंह सिकुड़ देती है उनका चेहरा स्किन देख करके अशोक का। अशोक जब देखते हैं तो पहले खूब गुस्सा होता है, फिर हंसता है, फिर कहता है अपने मंत्री को बुला के, मैं जीतना है सबको एक साथ बांध के, कपड़ा में बांध के आग लगा दो। 1000 से प्लस गणिकाओं को एक साथ आग लगा देता अशोक। पूरा राजा है, खोपड़ी घूम गया, ठीक है, फिर भी अशोक महान है। लेकिन ये भी बात अनुश्रुति है, ये भी बात अनुश्रुति है, प्रत्यक्ष कोई अगर एनसीईआरटी छोड़ा था, है ना। आगे बढ़े। तो इतना खतरनाक था अशोक के जीवन में जो परिवर्तन आता है, अशोक के जीवन में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन कहाँ से आता है, तो वो परिवर्तन आता है इसका कलिंग युद्ध से। अब कलिंग पर आक्रमण काहे करता है, कलिंग उड़ीसा, कलिंग माने उड़ीसा, कलिंग पर अशोक आक्रमण, कलिंग बहुत ताकतवर एरिया था, है ना। कलिंग पर आक्रमण करता अशोक का, कि कलिंग में भरपूर खजाना था, व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि समुद्र से नजदीक पड़ता था। और तीसरा चीज था कि कलिंग में मिलेगा वो दम्भा हाथी, कलिंग में क्या मिलेगा, दम्भर हाथी, और हाथी युद्ध के लिए क्या थे, काफी महत्वपूर्ण थे। अशोक के 13वें शिलाभिलेख में ज्ञात होता है कि उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ये काफी अच्छा पूछा है कि राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, 8वें वर्ष में, है ना। 261 ईस्वी में पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ये दो बार क्वेश्चन नहीं थे, बहुत कम लिखवाया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पीजीटी क्वेश्चन पूछा है, यूपी जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अपने राज्याभिषेक के कितनेवें वर्ष में अशोक आक्रमण करता है कलिंग पर, तो 8वें वर्ष में। और कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलाभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, बताया तुरंत। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोशली थी। बहुत बार ये भी एग्जाम में VBI क्वेश्चन है कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोशली थी। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस युद्ध में अशोक को चंड घोष से धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया, बताया ना। अशोक का शुरुआती नाम क्या था, चंड घोष, है ना। चंड शोक, चंड घोष दोनों नाम दे दिया, चंडा घोष, चंड शोक, चंडा शोक, चंड जोड़ अशोक, अशोक चंड जो अशोक, और चंड घोष से क्या हो जाता है, धम्माशोक बन जाता है, धम्माशोक, धर्म जोड़ अशोक। धम्म जो शब्द है वो धर्म का ही क्या है, परिवर्तित रूप है, धर्म से ही धम्म बना है, ठीक है। अब अशोक अपने जब देखता है कलिंग युद्ध होता है तो हजारों पुरुष मारे जाते इसमें,
है ना, हजारों पुरुष मारे जाते हैं इसमें, बच्चे तक मारे जाते हैं। अंतिम में वहां की महिलाएं बताता है कि महिलाएं हथियार उठाती हैं अशोक से लड़ने के लिए। तब अशोक को पता चलता है कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। अशोक का वहां से हृदय परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कहानी हम लोग को किताबों में पढ़ाया गया है और हम कहेंगे ये कहानी झूठ है। पेट भर जाने के बाद सब लोग खाना छोड़ देते हैं, वही हाथ था अशोक के साथ। उसको सिर्फ खतरा था कलिंग से, कलिंग को जीत लेता है, उसके बाद सन्यासी बन जाता है। आ रहा समझ में? पेट भर, जब तक भूख लगा तब तक आदमी खाता है, पेट भर गया खाना बंद। यहाँ पर दिखाया जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथों में कि अशोक बहुत महान था। अशोक ने जब रक्तपात देखा तो उसने हथियार छोड़ दिया, उधर जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बहुत संत बन गया। जब तक हिंदू धर्म में था बड़ा खराब था। अब पहले जो मार रहा था दिमाग ना काम किया, बच्चा था वो। 99 को भाई को मरवा दिया जी, भाई सुशील को लगा आग में सीधे दौड़ते जिंदे जला दिया, तब बच्चा था। लेकिन चूंकि इतिहास में चाटुकारों का इतिहास है, इतिहास बोला गया कि जैसे बौद्ध धर्म को अपनाता है अशोक सुधर जाता है। होतना मार काट किया तब तो कोई दिक्कत ना है। जब महिला को हथियार लेकर देख लेता है तो कहते कि ना 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 धर्म करेंगे। अतः धर्म तो छोड़ देता रजवा को, कलिंग को। कलिंग विजय करता है, जब सब विजय कर रहे थे तब कहता है कि सुन अब हथियार ना उठाएंगे। सोच रहा है कहीं हथियार नहीं उठाएंगे, हथियार इतना खौफ था, सबको बोलता है कि हम बौद्ध धर्म अपना लिए, हम हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन उतना खौफ था अशोक का ना कि हथियार ना उठाने के बाद भी कोई का दम नहीं था ना कि राज्य पर आक्रमण कर ले। क्योंकि उस पर एक डायलॉग बड़ी चरितार्थ होता था, बेटा मैंने हथियार छोड़ा है, मैंने हथियार चलाना भूला नहीं हूं मैं। सबको मालूम था कि अगर छेड़ोगे अशोक के, अगर वो हथियार उठा लिया तो फिर से वो धम घोष से चंड घोष चंडा अशोक बन जाएगा। तो जब तक अशोक अपने दम पर आता है कोई उस पर आक्रमण करने वाला नहीं था। कहानी समझ में आ रहा है सब लोग को? तो अशोक के धर्म के बारे में जब देखते हैं, अशोक को जितने सारा जिससे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त उसका धर्म था। धर्म इसका ही प्राकृत रूप है, प्राकृत भाषा में धर्म को ही धम्म बोलते हैं, इसे तुरंत थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं, है ना। अशोक के धर्म में निम्न बातें थी। क्या क्या अशोक बोला? देखो अशोक कितना सुधर गया। प्राणियों की हत्या नहीं करना है भाई। अगर 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को तो पहले याद रखे वही बिल्ली थी 100 चूहा खाई थी। प्राणियों को क्षति ना पहुंचाए, माता पिता वृद्धजनों की सेवा, खुद अपन बाबू के मरवैले भाई। ज्ञान का रेल रहा है यहाँ पे, ज्ञान का रेल रहा है कि माता पिता की सेवा करो। अब बुझाता गुरुजनों का सम्मान करो। खैर गुरु का तो सम्मान किया था, है ना। विष्णु जो हम लोग राधा कांत थे, राधा गुप्त थे, राधा गुप्त का बड़ी सम्मान के उनको मंत्री बना कर रखा उन्होंने, है ना। ब्राह्मणों, श्रमिकों, पवित्रों, परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये भी सही था। लेकिन कहेंगे पुस्तकों में ये भी पढ़ने को मिलता है ना। परिचितों परिजनों वही चीज है ना, के साथ अच्छा व्यवहार करें। कहेंगे पुस्तक में भी मिलता है कि बहुत सारे ब्राह्मणों को जो राजस्व, बहुत सारे ब्राह्मणों को जो राजमहल का संरक्षण देता था उसको ये हटा दिया जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ऐसा मिलता है बहुत जगह पे। लेकिन खैर, है ना, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। गजब का तिगोला इंसान है ये, है ना। किताबों में कितना बड़ा किया है कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया। वो कहानी कहाँ भूल गए जब हरम में सीधे लाका देता है ना। जो अपने बाप और भाई का तो घाटा किसी का होगा। लेकिन फिर भी अशोक द ग्रेट लिखा गया, किताब में इतना बड़ा ही कर दिया गया। पढ़ना समझे ना, अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट। पीछे का मत देखो, पीछे का मत लोग बोलते हैं कि सुधार गया। अरे पीछे वाला कांडवा तो कर याद रखना पड़ेगा ना। ये सुधार जाने के बाद एक बार गंगा स्नान कर ले तो एकदम हो गया कि ना, कर पीछे का सब भूल जाओ, अब जो है आगे देखो खाली, है ना। अल्प व्यय और अल्प संचय पर अशोक ने क्या किया? तो ध्यान दिया धर्म में, है ना, धर्म में। खैर हम लोग को पढ़ना है, अशोक को पढ़ना है। काफी विवादित जीवन है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, ठीक है, कहाँ की यात्रा की थी? तो बोध गया। कि ये बहुत विवेक क्वेश्चन है कि बोध गया की यात्रा अशोक ने कब की थी? अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसमैन ने सर्वप्रथम पढ़ा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसमैन। आपको अशोक का अभिलेख देखना तो पटना के म्यूजियम में चले जाइए दोस्त,
खूब अच्छा आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट आपको हिस्ट्री देखना, अगर बिहार में रह रहे हैं कहीं नहीं देखना है। पटना में 2 म्यूजियम है, एक पटना म्यूजियम, एक बिहार म्यूजियम है। तो अभी पटना म्यूजियम में काम चल रहा है, पटना म्यूजियम अभी बंद है, हम गए तो कुछ दिन पहले बंद था। बिहार म्यूजियम देख सकती हैं, काफी अट्रैक्टिव बनाया गया उसको, है ना। अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में लिखे गए? हम लोग के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ऐसा नहीं कि और लिपि में नहीं, और भी लिपि में है, लेकिन अधिकांश का बात कर रहा है। हम बताएंगे कि कौन कौन अभिलेख और भाषा में कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। अशोक का अभिलेख में कंधार को छोड़कर शेष सभी प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में लिपि ब्राह्मी और भाषा प्रकृति। जैसे भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, वैसे ही लिपि ब्राह्मी, भाषा प्रकृति। अब प्रकृत भाषा का संबंध किससे था? किस धर्म से? जैन थे कि बौद्ध से? जैन से, महावीर स्वामी से। अब बौद्ध से था हम लोग का कौन? पाली। बहुत सुंदर, बढ़िया पढ़ाया है। क्या कंधार? कंधार जो है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है, जेकरा में बोलता है कि अब हम सुधर गए। अब चले इसके सभी शिलाभिलेख को पढ़ते ट्रिक के साथ, आपको कहीं नहीं रटना होगा, हम आपको ट्रिक के साथ पढ़ा देंगे। देखो अशोक सुधरता है, सुधर के पहले क्या बोलता है कि पशु बलि कोई मारपीट नहीं करेगा, हम सुधर गए हैं, कोई मारपीट नहीं करेगा। पहले कहता है प्रथम में पशु बलि की बोल दिया। दूसरे में क्या कहता है? जो पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था, मारना नहीं है, सबका चिकित्सा करना है। याद रखो कहानी तो पहला में मारना नहीं है, सबका चिकित्सा करना है। तीसरा में क्या बोलता है? राज्य अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वो हर 5 वर्ष के उपरांत दौरा करेंगे और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करेंगे। तीसरा में क्या बोला? 3 में बोला कि हर 5 वर्ष पर घूमने चाहिए। 3 में बोला कि हर 5 वर्ष पर घूमने चाहिए, बस ऐसे याद रखना। किसको? राज्य अधिकारियों को। चौथा में क्या बोला है कि इसमें भेरी घोष और धम्म घोष की व्याख्या की है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, धर्म पर चलना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, धर्म पर चलना है, समझ में ना। तो भेरी घोष के ऊपर धर्म घोष की व्याख्या चौथा में की है। तो पहला में क्या था? पशु बलि की निंदा। दूसरे में क्या था? पशु और मनुष्य की चिकित्सा। तीसरा में बोला कि हर 5 साल पर घूमने जाओ। चौथा में बोला क्या कि भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष की व्याख्या करते हैं। पांचवा पंडित बोलते हैं स्कूल में ना, पांचवा पंडित। तो पांचवा में क्या बोला कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति। छठा में क्या बोला? आत्मनियंत्रण। याद करना इसे कि हजार तक 5 याद हो गया ना है। छठा को देखो याद किसी को नहीं किया, छठा में अभी स्कूल से जोड़ेंगे। लेकिन छठा में जैसे तो बोलते हैं कि हाई स्कूल में चले थे, बाबूजी कहते हैं देखा बेटा हाई स्कूल में चल गए, सही सही बढ़िया दोस्ती उस्ती करना, आत्मनियंत्रित रखना, गलत चीजें मत सीखना। तो छठा स्कूल में, छठा में तो क्या करेंगे? आत्मनियंत्रण करेंगे, कर लेंगे। छठा में आत्मनियंत्रण करेंगे। और 7वां 8वां में जब हम लोग जाते हैं ना, तो स्कूल वाला कहता है चलो सब टूर पे खूब घूम लो, खूब घूम लो। 9वां में तो पढ़वे करना बढ़िया से, ना 9वां पढ़वे तो 10वां कंप्लीट ना हो बढ़िया से। 9वां ना पढ़ेगा तो 10वां चौपट हो जाएगा। घूम लो। तो 7वां 8वां में कितना है? तीर्थ यात्रा घुमा रहा, स्कूल टूर करवा रहा है। 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा। और 9वां में जाओगे तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। अब 9वां में जैसे तो पढ़ाई का टेंशन शुरू, अब खोजता है कि भाई बढ़िया टीचर कहाँ मिलेगा, है ना। 9वां क्लास से लोग क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। बढ़िया ट्यूशन कहाँ मिलेगा, बढ़िया टीचर कहाँ मिलेगा, बढ़िया दोस्ती करना, मैट्रिक में फर्स्ट लाना है। 80% 90% का बात 9वां में सुंदर लगता है। और अगर बढ़िया भेंट हो जाता है टीचर से, बढ़िया शिष्टाचार का होता है, 9वां में सीख जाता है। 7वां 8वां में तो खूब घूमा। 10वां में क्या होता है कि 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। अब जैसे तुम 10वां क्लास में इन किया तो स्कूल का सबसे सीनियर बच्चा तुम ही हो गया, तुम्हारे अंदर में सब जूनियर हो गया। 10th तक स्कूल होता था, तो तू क्या करेगा? अपना सब नीचे के स्टूडेंट का बढ़िया से ख्याल रखेगा। ये ना कि रंगबाजी होकर मारेगा नहीं किसी को, पता ना सीनियर लोग रैगिंग करते तो सब नहीं करना है, सबका ख्याल रखना। तो 10वां में ये बात बताया गया। यहाँ तक याद हो गया। तो छठा में आत्मनियंत्रण, हाई स्कूल में गया आत्मनियंत्रण। 7वां 8वां घूमेंगे। 9वां में अच्छा भेंट करेंगे, अच्छा शिक्षा देंगे। 10वां में क्या करेंगे? प्रजाजन का ख्याल रखेंगे। आगे 11वां में जैसे जाता है लड़का, 10वां में तो बाबू जान लगा पड़ेगा एकदम। जो नहीं पढ़ता है तो लोग 3-4 घंटा पढ़ने लगा, जो पढ़े वाला तो 8-9 घंटा एकदम रगड़ के धुआं कैले है एकदम। 90 से नीचे 80 से नीचे बातें नहीं करना हमको। बिहार बोर्ड में तो 80 है, CBSE तो 90 वाला एकदम सोच के बैठे छाती पर लिखल है कि एकदम 90।
है ना। बिहार टॉपर सीबीएसई टॉपर मार देना एकदम सोच लिया है। जैसा 11 में तो जानते कि 11वां का नंबर तो 12वां में जुड़ता नहीं है, लकुआ गिरी चालू ना। हाँ, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, 11वां में चल गया है ना। अब जाएगा दम व्याख्या करा ऐसे पढ़ो रे, ऐसे पढ़ो, हम 10th में ऐसे लाए थे, ऐसे नंबर लाए थे, पूरा खाली दूसरे को ज्ञान देते चलेगा नंबर आने के बाद। 11वां में दूसरे को ज्ञान देगा, अब 12वां में आएगा तो फिर टेंशन शुरू। 12वां में आके फिर टेंशन बोलते भाई लड़की से बच के रहो, 12वां बोर्ड खराब हो जाए तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ना होगा, सरकारी नौकरियों ना मिलेगा। लोग समझाते हैं तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति माने कि दूर रहो, स्त्री महामात्र से नियुक्ति मत करो, उल्टा समझो कि नियुक्ति मत करा। और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12वां में। हाँ, तो 13 अब बात करेंगे 12वां तो समझ में आ गया तू लोग को। 12वां में तो हम लड़की के चक्कर में रहा, अब देख होगा तो 13वां लाइफ में बाबूजी बैठल है, 12वां का रिजल्ट खराब हो, अब तो जिंदगी का 13वां होगा, दम बाबूजी कूटेंगे। ससुरा तुमको आइए पढ़ाने के बजे बड़ा बड़ा ट्यूशन का फी दिया अलग अलग है, और तू ससुरा फेल हो गया। 13वां में कॉलिंग युद्ध, घर में युद्ध छूट जाएगा, जे लाते जे जूते जो तू फैक्ट्री में काम कर, ठीक है। तो 14वां में क्या होगा, अशोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बोलेगा जब खुद मार उठा लेगा बाबूजी खदेड़ देंगे तो बोलेगा भाई ना भाई देख लड़की उड़की में कुछ रखा नहीं है, सब धोखेबाज है लड़की, सब धोखा देती है, छोड़ के चल जाती है। तो साले तू सटल काहे खातिर रह रे, है ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, छाती पर टी शर्ट पर लिखल है, एगो को देखे कि छाती पर लिखल है एकदम, पटना में लिखल था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, टी शर्ट पर लिखल था, हाँ लिखल था। अब मार खा रहा था पार्क में, क्या कहती कि लड़की के साथ बैठल था, कहने की हद है भाई, है ना, समझना। तो 13वां में क्या करता है, 14वां में जब लात उत खा लेगा तब दूसरे को ज्ञान देगा कि बउआ ऐसा काम है नहीं करना चाहिए। अब 14 से लाभ इलेक्ट्रॉनिक की रटवा देनी ना है। पहला में क्या था, पहला में पशु बलि की निंदा, दूसरा में चिकित्सा, तीसरा में 5 वर्ष में घूमे जाओ, चौथा में क्या करेंगे, धम गुभेरी गोष्ठ से धम गोष्ठ, 5वां में पंडित, छठवां में आत्मनियंत्रण, 7वां में और 8वां में घूमे जाएंगे, 9वां में क्या करेंगे, बढ़िया लोग से शिष्टाचार और भेंट करेंगे, 10वां में प्रजाजन का रक्षा करेंगे, ध्यान देंगे, 11वां में जाएंगे तो फिर बरगब का करेंगे, धर्म की व्याख्या करेंगे, 12वां में बोलेंगे लड़की से दूर रह, लड़की से दूर रह, 12वां में लड़की से दूर रह, 13वां में जाएंगे तो लड़की के चलते पिटाओगे, घर में कलिंग युद्ध होगा, 14वां में पिटा के फिर ज्ञान दोगे। ये सब तो याद हो जाएगा, कहाँ ना तू लोग लड़कियों को लड़की चक्कर में क्या पिटाएगी भाई, है ना, है ना। आगे चले, याद हो गया ना, इस 14 याद नहीं होता है, हमारा ट्रिक का चलते तो नहीं, क्या करवा दिए, याद करवा दिए, 14 दिमाग खराब कर देता। आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम अगले क्लास में इसको फिर देखते हैं।